सॉलिड टैग। इस वीडियो में हम VMware vSphere का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं vApps। तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताऊंगा कि vApps कहाँ यूज़ होती है, हम इसको किस तरह से डिप्लॉय करते हैं और इसके क्या फीचर होते हैं। तो क्रिएटिंग एंड डिप्लॉइंग vApps, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर कि vApps हम कहाँ यूज़ करते हैं। vApps, VMware vApps इज अ कंटेनर फॉर वन और मोर प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन्स और vApps। बेसिकली vApps होती क्या है, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा VMs होती हैं, ताकि अब वो क्योंकि वो VMs हम एक साथ क्यों रखते हैं उसका रीज़न होता है कि लेट सपोज आपके पास क्या है, कोई वेब सर्वर है, तो वो वेब सर्वर जो होगा वो बैकएंड पे किसी डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होगा और वो डेटाबेस सर्वर किसी एप्लीकेशन से सर्वर से कनेक्ट होगा। तो वो तीनों सर्वर जब तक कंबाइन नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, जब वो मिल के फंक्शन करेंगे तो वो कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो हम उनको क्या करते हैं, हम एक पैकेज बना लेते हैं या हम उसको एक कंटेनर में बना लेते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो जिसमें हम 3-4 सर्वर ऑल टुगेदर वर्क कर रहे हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ vApp। A vApp offer better resource control and management for the virtual machine that are inside of vApps. Using vApps we can अच्छा vApps के अंदर देखें फायदा क्या होता है कि अगर आपकी 3-4 मशीन्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेट सपोज किसी रीजन से आपको एक मशीन रिबूट करते हैं तो आप भूल सकते हैं कि दूसरी मशीन भी इसके साथ जो है वो रिलेटेड है और वो इस पर डिपेंडेंट है। तो vApp के अंदर होता है क्या है कि अगर हमें रिबूट करना है vApp को, तो उसके अंदर जितनी भी मशीन हमने डिफाइन की है उनको हम एक साथ रिबूट कर सकते हैं, एक साथ पावर ऑन कर सकते हैं और एक साथ शट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे पावर ऑन में मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेरा डेटाबेस सर्वर पावर ऑन हो, उसके एक मिनट के बाद जो है मेरा एप्लीकेशन सर्वर पावर ऑन हो, उसके बाद एक मिनट के बाद मेरा क्या हो, मेरा वेब सर्वर पावर ऑन हो। तो ये सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं vApps में। यूजिंग vApp वी कैन मैनेज मल्टीपल VM मोर इजीली एंड सिंपली वे बाय कंबाइनिंग इन अ सिंगल स्टैक एंड एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल multi-tiered application like web apps and DB can be combined in single vApp। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हो जो कंबाइन एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो फिर हम उसको vApps के अंदर एम्बेडेड कर देते हैं। सिमिलरली टू vApp कैन बी पावर्ड ऑन सस्पेंडेड एंड क्लोन। जैसे जो काम हम VMs के साथ कर सकते हैं वो सारा काम हम vApps के साथ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इन दिस लैब, वी विल डिस्कसिंग अबाउट द क्रिएटिंग अ vApp, पावरिंग ऑन अ vApp एंड रिमूविंग अ vApp। ये हम सारी चीजें देखेंगे। तो बेसिकली ये होता क्यों है, एक मल्टी टियर्ड एप्लीकेशंस होती है। मल्टी टियर्ड एप्लीकेशंस एक टर्म्स होती है जो आईटी में बहुत यूज होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें एक ऐसी कोई वर्क परफॉर्म हो रहा हो जिसमें एक से ज्यादा मशीनें इन्वॉल्व हो, यानी डेटाबेस सर्वर भी इन्वॉल्व हो, एप्लीकेशन सर्वर भी इन्वॉल्व हो और उसके अलावा वेब सर्वर भी इन्वॉल्व हो। तो हम अपनी एग्जाम्पल में इन 3 सर्वरों को ही लेके चलते हैं ताकि हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे किस तरह से ही होता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे आइडेंटिफाई vApp रिक्वायरमेंट, क्रिएट, डिप्लॉय, क्लोन एन एग्जिस्टिंग vApp, एड ऑब्जेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग vApp। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारी यहाँ पे कि हम vApp के अंदर कोई वर्चुअल मशीन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या vApp के अंदर अगेन हम एक और vApp भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम चाइल्ड vApp करते हैं, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। उसके अलावा क्या करेंगे, हम देखेंगे एडिट vApp सेटिंग कि vApp की हम सेटिंग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी हम उसके अंदर उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में वो रिबूट हो, पावर ऑन हो और शट डाउन हो। कॉन्फ़िगर IP पूल, हम किस तरह से उसके अंदर IP पूल को भी असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल मशीन्स को। और उसके बाद फाइनली हम देखेंगे सस्पेंड एंड रिज्यूम अ vApp। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि अगर आप कोई चीज़ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई अ vApp रिक्वायरमेंट। अब लेट सपोज हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। हमारे पास सपोज करें हमारे एक VMware का एक आर्किटेक्चर होता है। एक आर्किटेक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल सर्वर्स होते हैं। जैसे इस पिक्चर में मेरे पास 3 फिजिकल सर्वर्स आ गए। इन पे मैंने क्या करा, इन पे मैंने कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल करा। जैसे हमारे केस के अंदर होगा ESX i7.0, मैं 7.0 यूज कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, अब हाइपरवाइजर जो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं इनको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, vCenter सर्वर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक vCenter सर्वर भी आ गया। अब लेट सपोज हमारा कुछ इस तरह का मल्टी टियर एप्लीकेशन है जिसके अंदर 3 सर्वर्स हैं, जैसे ये मेरे नजर भी आ रहे होंगे, ये vApp आ गया। अच्छा, ये vApp जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं VMware के साइट से भी, जिसमें प्री पैकेज बिल्ट इन मशीन्स होती हैं वो सारी आती हैं, उनको आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं अपने vCenter इन्वायरमेंट में। तो अभी के लिए हम देखते हैं, हमने एक vApp बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 मशीन्स होंगी। सपोज
वो 3 मशीनें कौन कौन सी होगी, एक सपोज करते हैं हमारा कोई वेब सर्वर है, एक हमारा कोई डेटाबेस सर्वर है एसक्यूएल, एक हमारा एनालिटिक्स सर्वर है। ये तीनों सर्वर कंबाइन करके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके फिर फायदे क्या होते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें इंडिविजुअली मशीनों को देखना नहीं पड़ता कि हमें अगर पावर ऑन करना है या पावर ऑफ करना है, तो हम इंडिविजुअली वीएफ को क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे और पावर ऑफ करेंगे, तो ये तीनों मशीनें ऑटोमेटिक उसके साथ पावर ऑन और ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से हमें जो स्टार्टअप सीक्वेंस है कि जैसे मैं सपोज करूंगा सबसे पहले मेरे कौन सा सर्वर स्टार्ट हो, एनालिटिक्स सर्वर, उसके 1 मिनट के बाद कौन सा हो, एसक्यूएल सर्वर, और उसके 1 मिनट के बाद हो वेब सर्वर। तो ये ऑटोमेटिक हम स्टार्टअप सीक्वेंस इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपको इन केस कोई भी डिजास्टर होता है तो आपको सब चीजों को मैनुअली जाके नहीं करना कि इसके बाद मुझे ये सर्वर करना है या पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। ये सीक्वेंस हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद एक होता है क्लोन। अब आप क्या कर सकते हैं, वीएप का क्लोन भी बना सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल वर्चुअल मशीन का बनाते हैं तो हम वीएम का क्लोन भी बना सकते हैं और हम उसको अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से टेस्टिंग एनवायरनमेंट में किसी को भी दे सकते हैं, अपने डेवलपर को, कि भाई आप इस पे जो है आप जो भी चीज परफॉर्म करनी है इसके ऊपर कर लें। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने कोई वीएप का जो है वो खाली उसकी जो राइट्स थे वो किसी एक इंडिविजुअल को दे दिए, जिससे वो क्या कर सकता है, खाली उस वीएप के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। अच्छा, कुछ वीएप्स वर्सेस वर्चुअल अप्लायंस। अब ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मिलती जुलती टर्म्स होती हैं कि वर्चुअल अप्लायंस क्या होता है और वीएप्स क्या होता है। तो मैं इन दोनों के मुतालिक बता देता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। बेसिकली वर्चुअल अप्लायंस क्या होती है, वर्चुअल अप्लायंस जो होती है वो एक सिंगल वीएम होती है। बेसिकली पोर्टेबल ओवीए फॉर्मेट होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट भी कहते हैं या ओपन वर्चुअलाइजेशन अप्लायंस भी कहते हैं इसको ना, या तो इसके फॉर्मेट होते हैं ओवीए और ओवीएफ। बेसिकली ओवीए और ओवीएफ का जो डिफरेंस होता है, वो ओवीए जो होती है वो सिंगल आर्काइव फाइल होती है जिसके अंदर बस आपके पास क्या होती है, वर्चुअल अप्लायंस होती है। और ओवीएफ के अंदर क्या होता है, आपके पास एक फोल्डर होता है जिसके अंदर कुछ और मजीद फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये पोर्टेबल होती हैं, आप इनको यूएसबी में डालें और कहीं भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, ओवीएफ और ओवीएफ के अंदर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड होता है, आपको करना नहीं पड़ता। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। तो बहुत सारी साइटों पे आप देखते होंगे कि आप जाएंगे तो वो आपको ओवीए या ओवीएफ फॉर्मेट के अंदर वीएम्स दे रहे होते हैं। जैसे काली लिनक्स के अंदर वो आपको ओवीए फॉर्मेट में मिल जाता है वीएम के लिए, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करें और उसको प्ले कर सकते हैं। आप कहाँ पे, अपने वर्क स्टेशन पे या हाइपरवाइजर में भी कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर हम देख लें वीएफ से ये क्या क्यों डिफरेंट है, तो वीएफ में क्या होता है, माइट कंटेन वर्चुअल अप्लायंसेस और माइट बी क्रिएटेड मैनुअली। अच्छा, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि वीएफ के अंदर आपके पास एक वीएम भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और आप उसको मैनुअली क्रिएटेड भी कर सकते हैं एज पर योर नीड। के आपकी कोई एप्लीकेशन मल्टी टियर एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक से ज्यादा अगर मशीनें यूज हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंस्ट्रक्ट। मतलब इसके अंदर हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर ज्यादा होती है। किस तरह से कि हम पावर ऑन कर सकते हैं इन मशीन्स को, कि हम एक साथ पावर ऑन ऑफ करें, पावर ऑन करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस भी हम वेरी कर सकते हैं कि पहले कौन सी मशीन स्टार्ट हो, उसके बाद कौन सी हो और फाइनली कौन सी हो। इनकी हम क्लोनिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, प्रोवाइड रिसोर्स कंट्रोल एंड नेटवर्क पूल। अब ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, ये मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्री एलोकेटेड कर सकते हैं अगर हमें रिसोर्सेज को करनी हो वीएप के लिए। यानी कौन कौन सी रिसोर्सेज, सीपीयू को भी हम प्री एलोकेटेड कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को भी प्री एलोकेटेड कर सकते हैं। इसी तरह हम एक नेटवर्क का पूल भी असाइन कर सकते हैं कि जितनी भी वीएम्स जो हैं वो वीएप के अंदर हैं उनको ये वाली आईपीज मिलें। तो ये भी हम कर सकते हैं वीएप्स के केस में। A VApp contracts not portable to other virtualization platform like an OVN virtual appliance would be। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो VApp है वो खाली आपकी जो रन होगी वो खाली किस पे रन होगी, VMware vCenter के ऊपर ही रन हो सकती है या हाइपरवाइजर पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई VApp लेकर जाएं और उसको वर्क स्टेशन VMware वर्क स्टेशन के ऊपर रन करें, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं होती। तो ये बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस था। वीएप की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप किस तरह से वीएम डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बगैर वीएप डिप्लॉय होती ही नहीं है। सबसे पहले क्या है, वीएप अलाउ यू टू इजीली डिप्लॉय एंड मैनेज मल्टीपल रिलेटेड वीएम्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वीएप्स क्यों यूज करते हैं। अच्छा, वीएप्स और वर्चुअल अप्लायंसेस कैन बी शेयर्ड एंड डाउनलोडेड। अभी मैंने बताया था कि वर्चुअल अप्लायंसेस या वीएप्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर होता है एंड्रॉइड का, इसी तरह मार्केट प्लेस है एक VMware की, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। VApp मेटा डेटा इज इन vCenter। हम इसको कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, vCenter के अंदर करते हैं। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, DRS को इनेबल होना चाहिए। अगर DRS का फीचर इनेबल नहीं होगा ना,
तो फिर आप वी ऐप कभी भी यूज नहीं कर सकते। मैं भी डेमो में करके भी बताऊंगा कि DRS को किस तरह से इनेबल करते हैं। vSphere क्लस्टर विद DRS इनेबल इज रिक्वायर्ड टू बी वी ऐप, यानी सबसे पहले आपके पास एक क्लस्टर बनना चाहिए। हमने सारी लैब्स में बनाया है, अगर आपने मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें क्लस्टर बनाया है। उस क्लस्टर के ऊपर में जाके उस क्लस्टर की प्रॉपर्टीज होती है HA और DRS की, तो उसमें आप DRS को इनेबल कर देंगे तो ये फीचर आपको अवेलेबल होगा, अदरवाइज आपको ये अवेलेबल नहीं होता। नए वर्जन में 6.5 तक तो हो जाता था, लेकिन अभी आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है vSphere। अच्छा, उसके बाद इट इज रिकमेंडेड टू बैकअप अ vApp टू एन OF पैकेज टू प्रिजर्व द मेटा डेटा। अब ये कहते हैं कि आप उसका बैकअप भी ले सकते हैं। अभी जैसे इस वीडियो के बाद में दो तीन वीडियो तो इसमें बनेंगी vApps के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो हम अभी क्योंकि बहुत बिगिनर्स लेवल पे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो क्रिएट, डिप्लॉय एंड क्लोन एन एग्जिस्टिंग vApp। तो चलो मैं इसको आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास VM वर्क स्टेशन है। इस वर्क स्टेशन के ऊपर मैंने जो है, देखिए मेरे पास जो है वर्क स्टेशन के ऊपर मैंने 2 ESXi सर्वर इंस्टॉल करे हुए हैं, ESXi सर्वर 2 और ESXi सर्वर 1। ESXi सर्वर 2 के ऊपर जो है ना, मैंने vCenter को इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मैंने एक ही सर्वर को ऑन किया हुआ है ताकि मेरी रिसोर्सेज मुझे थोड़ी सी हेल्दी मिल जाए प्रैक्टिकल करने के लिए। तो अभी हम vCenter सर्वर को एक्सेस करते हैं। vCenter को एक्सेस करने के लिए ये मेरा vCenter सर्वर आ गया। अच्छा, इसमें कुछ आपको रेड साइन नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये मेमोरी ओवर यूजेज हो रहा है। एक सर्वर मेरा ऑन है और एक को मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, जिसपे आपको नजर भी आ रहा होगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले vApp को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्लस्टर होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास मैंने क्या बनाया है, ये होम लैक क्लस्टर बनाया है। पहले रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। उसके बाद क्या होता है कि क्लस्टर के अंदर आपके पास DRS को इनेबल करना चाहे तो आप क्लस्टर को सेलेक्ट करें, यहाँ क्या कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के बाद आपको यहाँ नजर आ रहा होगा DRS। आप DRS को कॉन्फ़िगर कर दें और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा एडिट को क्लिक करें और देखें ये अगर ऑफ हो, ये इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑफ होगा या ऑन होगा तो ये क्या होगा, सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप जो है vApp को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये दोनों काम आपने कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमें क्लस्टर पे ही राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है आपको न्यू vApp। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब हमारे पास क्या हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, न्यू vApp को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कोई प्रीवियस vApp है उसका आप क्लोन भी बना सकते हैं। तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस ऑप्शन गाइड यू थ्रू क्रिएटिंग अ न्यू vApp, यू विल बी एबल टू कस्टमाइज CPU एंड मेमोरी रिसोर्सेज। बेसिकली मैंने ही आपको बताया था कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, vApp के अंदर कंट्रोलिंग कर सकते हैं CPU और मेमोरी की। अभी हम डिफॉल्ट ऑप्शन में जाते हैं और हम इसको कोई नाम दे देते हैं। हम इसको कोई नाम दे देते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ मल्टी टियर ऐप। मतलब एक ऐसी मेरी कोई ऐप है जिसके अंदर मुख्तलिफ VMs हमें चाहिए होंगी। अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट डेटा सेंटर के ऊपर, उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके अंदर अब ये पूछ रहा है रिसोर्स एलोकेशन, यानी आप यहाँ पे भी इसकी रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं कि इसको कितनी CPU रिक्वायर्ड होगा, कितना आपको इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि DRS से ये मैनेज हो रहा है तो हम इसको फिलहाल अभी डिफॉल्ट वैल्यूज पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतनी CPU इसको मिले और इतनी रैम इसके अंदर इसको रिजर्व कर दी जाए तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये आपको बता रहा है आपका नाम, लोकेशन, ये वो किस जगह पे रखा है और इसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको फिनिश करा ये हमारे पास एक आ गया मल्टी टियर एप्लीकेशन। अभी अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर आप VMs में देखें तो इसके अंदर आपको कोई भी VM नजर नहीं आ रही। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपको VM नजर ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई VM नहीं बनाई, खाली हमने क्या बनाया, एक vApp बना ली है। अच्छा, vApp के अंदर हम साइट की तरफ जाते हैं। ये हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था। अच्छा खैर, अब हमें क्या करना है, हमारे पास vApp तो बन गई है। अब इस vApp के अंदर हमें क्या मूव कराना पड़ता है, मशीन मूव करानी होती है। मशीन मूव कराने का सबसे जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है, आप ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें उस मशीन को, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास वो मशीन जो है ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी उस मल्टी टियर एप्लीकेशन में vApp के अंदर। लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल कोई मशीन इसमें है नहीं, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और लेकिन उस पर अभी मैं OS इंस्टॉल नहीं करता, खाली सिंपल क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये आ जाएगा न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन में नेक्स्ट कर लेता हूँ। मैं इसका कोई नाम ले लेता हूँ, लेट सपोज ये मेरा हो गया, आप समझे, वेब सर्वर।
तो ये हम अभी इसको यहीं पे होस्ट कर रहे हैं। उसके बाद डेटा स्टोर मैंने अपना भी डिफ़ॉल्ट यही ले लिया है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट करा। उसके अलावा मैं जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं मैं इसमें 2012 का ऑपरेटिंग सिस्टम करता हूँ, क्योंकि मुझे करना तो है नहीं अभी। उसके बाद हम इसको जो रहने देते हैं नेक्स्ट करते हैं और इसको फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या होगा, एक वेब सर्वर मैंने बना लिया। बेसिकली आप किस तरह से बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। हम टाइम सेविंग के लिए इसको यहाँ क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी मशीन से एक और मशीन बनाते हैं। मशीन से मशीन बनाने का सबसे ईजी वे होता है क्लोनिंग का, वो मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस लेक्चर में। आप राइट क्लिक करें किसी भी मशीन में और यहाँ आपको क्लोन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो हम करते हैं क्लोन टू वर्चुअल मशीन। हम इसको क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐप सर्वर। ये हमारा ऐप सर्वर हो गया। हमने कहाँ रखना है, इसी क्लस्टर पे रखना है, मल्टी टियर के अंदर रखना है। नेक्स्ट करना है। डिफ़ॉल्ट डेटाबेस डेटा स्टोर को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ये इस स्कोप में शामिल नहीं है। वो जब मेरी वीडियोस आएंगी, कुछ वीडियोस मैंने प्रीवियस बनाई हुई हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट में जाते हैं और फिनिश कर लेते हैं। बेसिकली अभी हमारा जो स्कोप है, अब मैं एक और इसी से एक और क्लोन बना लेता हूँ और इसको हम देते हैं डेटाबेस सर्वर, यानी डीबी सर्वर कर देते हैं। डेटा सेंटर में रखते हैं। ये सिंपल हम सारी चीज़ें डिफॉल्टली अभी ले रहे हैं, हम इसको कस्टमाइज भी नहीं कर रहे हैं और फिनिश कर रहे हैं। बेसिकली मैंने अभी सिंपल क्या करा है, मैंने सबसे पहले एक वेब बनाई है और उसके अंदर मैंने तीन सर्वर बनाए, 3 वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा कौन सा सर्वर स्टार्ट हो, सबसे पहले मेरा जो है वो डीबी सर्वर स्टार्ट हो, उसके बाद मेरा ऐप सर्वर स्टार्ट हो और उसके बाद मेरा कौन सा सर्वर हो, वेब सर्वर स्टार्ट हो। तो ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन तीनों को हमने मूव करा दिया किसके अंदर, एक मल्टी टियर मतलब एक वी ऐप के अंदर मूव करा दिया। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखें, मैं अभी मुझे स्टार्ट करना है खाली, मैं तीनों को एक तो तरीकेकार है कि मैं अलग अलग बनाऊँ फिर इंडिविजुअली कराऊँ। अभी सिंपल मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ मैं गया पावर पे और पावर ऑन करूंगा। जैसे ही मैं पावर ऑन करूंगा, देखें इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। अच्छा, इसको हम अभी इसके अंदर से ना एक वो ख़त्म करते हैं HA की, क्योंकि ये रिसोर्सेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके अंदर ना। क्लस्टर में जाके हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं और HA को फिलहाल हम अभी डिसेबल कर देते हैं। HA की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट DRS के लिए होती है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मैं कम से कम काम तो कर सकूँ। हम फिर दोबारा जाते हैं। अब मैंने इसको पावर ऑन करा तो ये देखें, ये पावर ऑन होनी शुरू हो गई है, एक मशीन तो हो गई है। अगर आप मोर टास्क में देखें तो ये आपको बताएगा कि क्या क्या कर रहे हैं। देखिए वी ऐप सर्वर हो गया, मल्टी टियर रनिंग है, इसमें से एक सर्वर तो इसमें पावर ऑन कर दिया। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि जाहिर बात है ये मेरे पास जो है मैं अभी लैब एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मेरा सर्वर ऑफिस का सर्वर होता है मेरे डेटा सेंटर का, तो ये हार्डली 5 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिबूट हो जाती हैं। इतना कोई टाइम लगता नहीं है इसमें ना, मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी एक ही हुई है, दूसरी भी होगी। अभी देखें ये थोड़े सेकंड, क्योंकि इसमें कुछ डिले भी होता है 120 सेकंड का, वो मैं अभी देखेंगे किस तरह से हम इसमें डिले डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। ये सारी क्या हो जाएंगी, पावर ऑन हो जाएंगी। अच्छा, ये तो देखें सारी पावर ऑन हो गई। अच्छा, ये देखें जैसे अभी आप समरी के ऊपर आए, देखें मल्टी टियर एप्लीकेशन आ गई। अब इसके अंदर कितने VMs आ रहे हैं, 3 VMs आ रहे हैं और ये तीनों VMs में से आपको एक पावर ऑन नजर आ रहा है, ठीक है। अभी ये हमारे पास ये VMs आ गए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो है करने की, आप अगर गौर करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऑब्जेक्ट्स में वर्चुअल मशीन भी आ सकती हैं और VFs भी आ सकते हैं। VFs का क्या मतलब होता है, VFs का मतलब ये होता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक VF बनाई है, उसके अंदर मैं एक और VF बना लूँ, यानी नेस्टेड VF बना लूँ, तो फिर वो भी मैं बना सकता हूँ। यानी हम उसको क्या कहेंगे, अगर जब इस VF के अंदर एक और VF बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे चाइल्ड VF। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको एक नजर आ रहा होगा न्यू चाइल्ड VF, यानी हम कोई चाइल्ड VF भी इसके अंदर बना सकते हैं। बेसिकली बात सम टाइम रिक्वायरमेंट ऐसी होती है आपके ऑफिस में या डेटा सेंटर के अंदर कि ये ग्रुप ऑफ मशीन्स है, ये परफॉर्म कर रही है, फिर इनके बाद दूसरी ग्रुप ऑफ मशीन कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करती हैं और उसके बाद कोई थर्ड ग्रुप ऑफ मशीन कुछ और टास्क परफॉर्म करती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फिर आप उसके लिए क्या बनाते हैं, नेस्टेड VF बनाते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा जो है उसके अंदर रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन बहरहाल ये वो इससे सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं।
ठीक है, एक चीज़ तो इसके अंदर ये हो गई है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि रिसोर्सेज की वजह से ही ले रही है। अच्छा, हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जब तक ये देखें दूसरा सर्वर भी मेरा ऑन हो गया। अभी इसके अंदर हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चीज़ जो मैंने बना तो ली मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार सबसे पहले जो है ना मेरा कौन सा सर्वर स्टार्ट हो, मेरा सबसे पहले जो है वो मेरा ऐप सर्वर स्टार्ट हो। अभी क्योंकि मेरा वेब सर्वर पहले स्टार्ट हो गया, मैं चाह रहा हूँ पहले मेरा वो ऐप सर्वर, फिर डीबी सर्वर और फिर मेरा वेब सर्वर, इस सीक्वेंस में। तो उसके करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम राइट क्लिक करें इस पर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन रहेगा एडिट सेटिंग का, आप एडिट सेटिंग पे चले जाएंगे। जैसे एडिट सेटिंग पे आ जाएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्टार्ट ऑर्डर। स्टार्ट ऑर्डर से हमें पता चलता है कि हमें कौन सी मशीन पहले स्टार्ट करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो जो ग्रुप 1 में होता है वो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले जो हो वो मेरा ऐप सर्वर हो, तो मैं ऐप सर्वर को कनेक्ट करता हूँ और इसका ग्रुप चेंज करके मैं करता हूँ ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब है सबसे पहले ये स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे चाह रहा हूँ कि वो कौन सा मेरा स्टार्ट हो, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ मेरा डीबी सर्वर स्टार्ट हो, तो मैं डीबी सर्वर को सेलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप 2। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ सबसे लास्ट में मेरा कौन सा हो, वेब सर्वर, यानी बैक एंड की सारी सर्विसेज रिस्टार्ट हो जाएं और उसके बाद क्या हो, मेरा वेब सर्वर, तो मैं वेब सर्वर को कर देता हूँ ग्रुप 3 में। अच्छा, ये जितनी भी आपके सर्वर्स हैं वो जितने ग्रुप्स होंगे ऑटोमेटिक वहाँ ये ग्रुप बन रहे होंगे, इसको हम कर देते हैं ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है, एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू व्हेन द वीएम टूल ऑलरेडी। बेसिकली इसको चेक लगाने से बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके VMware के टूल इंस्टॉल होते हैं तो वो वी सेंटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि अब मैं ये मशीन ऑन हो गई है। उसके 120 सेकंड यानी 2 मिनट्स के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरी मशीन को सिग्नल देगा कि अब ये स्टार्ट हो जाए। फिर उसके VMware टूल इंस्टॉल होते हैं और उसके बाद थर्ड मशीन हमारी स्टार्ट होती है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो बेसिकली अब मैं अगर इसको रिबूट करूंगा तो इसमें जो मैंने सीक्वेंस रखा है ये इसी सीक्वेंस के अंदर स्टार्ट होगा। अब क्योंकि इसी मशीन के ऊपर मैं बहुत सारे काम एक साथ कर रहा हूँ, तो देखें ये मेरी तीनों मशीनें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लेट सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे पावर ऑफ करना है। असल में मशीन जो है ना, देखिए मुझे काम करने नहीं दे रही। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ, हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब स्टार्ट होने में भी टाइम लिया है। मैं खाली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका सीक्वेंस होगा जो रीबूट का या पावर ऑन का, वो क्या होगा। तो उसको हम चले देख लेते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं है कि वो किस तरह से होगा। लेकिन बहरहाल जो असल इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप किस तरह से इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं और रिबूट कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने वीएप का एक कॉन्सेप्ट दिया आपको। अभी हम आगे देखेंगे कि इससे किस तरह वीएप से वीएप का क्लोन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या कौन सी चीज़ हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके मजीद ऑप्शन कौन कौन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें ना, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहरहाल आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला था कि मैं कोई एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन।